नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं उन स्रोतों में जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर बात करते हैं, मतलब कर्ता और क्रिया के सही तालमेल पर। हाँ, ये कुछ नोट्स हैं, कुछ लेख, कुछ नियम जो अंग्रेजी ग्रामर के इस बहुत ज़रूरी हिस्से को समझने में मदद करते हैं। और देखिए, हमारा मकसद आज ये है कि इन सब दस्तावेजों से वो खास नियम और बारीकियां निकालें जो अंग्रेजी को बिल्कुल साफ और सही बनाने में काम आती हैं। अक्सर ये चीज़ें अलग अलग जगह मिलती हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि इन्हें एक साथ देखें, जैसे इन स्रोतों में बताया गया है। तो इन सोर्सेज में ना 8 मुख्य नियम दिए गए हैं। 8 जो सब्जेक्ट और वर्ब के सही मेल के लिए बहुत जरूरी माने गए हैं। आज हम एक एक करके इन्हीं पर बात करेंगे। और ये जानना जरूरी क्यों है? भाई, सीधी सी बात है, अगर ग्रामर ठीक नहीं तो हम जो कहना चाहते हैं या तो वो गलत समझा जाएगा या शायद उसका कोई मतलब ही ना निकले, है ना। मतलब साफ साफ बात करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। तो सबसे पहले स्रोत उस नियम की बात करते हैं जिसे अंग्रेजी ग्रामर की बिल्कुल बुनियाद कहा जा सकता है। वो है एक वचन कर्ता, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ एक वचन क्रिया, सिंगुलर वर्ब। और अगर कर्ता बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्रिया भी बहुवचन, प्लूरल वर्ब। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना। जैसे उदाहरण दिया है सोर्सेज ने, द डॉग बार्क्स। अब यहां डॉग यानी कुत्ता एक है, सिंगुलर, तो क्रिया है बार्क्स, वो भी सिंगुलर है, उसमें एस लगा है। लेकिन अगर कुत्ते एक से ज्यादा हों, जैसे द डॉग्स बार्क, तो यहां डॉग्स मतलब प्लूरल हो गया, तो क्रिया बार्क भी प्लूरल फॉर्म में है, बिना एस के। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ये सिर्फ पहला कदम नहीं है। उनका मानना है कि अगर बस इसी एक नियम को ठीक से समझ लिया जाए और इस्तेमाल किया जाए ना, तो अंग्रेजी लिखने बोलने में जो आम गलतियां होती हैं, उनमें काफी कमी आ सकती है। ये प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का तो समझ लीजिए मूल ढांचा है। कर्ता एक है या ज्यादा, इसी से तय होता है कि क्रिया कैसी दिखेगी। अच्छा, तो ये सिर्फ पहला नियम नहीं बल्कि सबसे अहम नींव है। सही कहा। चलिए अब दूसरे नियम पर आते हैं। स्रोत बताते हैं ये सहायक क्रियाओं, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, डू, डज और डिड के सही इस्तेमाल के बारे में है। ये ज्यादातर सवाल पूछने या नेगेटिव वाक्य बनाने में काम आते हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल, क्वेश्चंस और नेगेटिव्स में। तो स्रोत साफ करते हैं, डज इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर। जैसे डज शी प्ले, क्या वो खेलती है, यहां शी एक वचन है। और डू वो भी प्रेजेंट टेंस में ही, लेकिन तब जब सब्जेक्ट बहुवचन हो, प्लूरल। जैसे डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं, यहां दे बहुवचन है। और डिड जो है वो पास्ट टेंस के लिए है। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ चलता है, कोई झंझट नहीं। जैसे डिड ही गो या डिड दे गो, दोनों सही हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिस पर स्रोत काफ़ी जोर देते हैं, वो ये कि जब भी वाक्य में डू, डज या डिड आते हैं ना हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो उनके ठीक बाद जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म V1। अच्छा, V1। हाँ जी, जैसे डज शी प्ले, ये सही है, डज शी प्लेज ये गलत हो जाएगा। इसी तरह डिड ही गो सही है, डिड ही वेंट एकदम गलत। ये एक ऐसी चूक है जो बहुत आम है और स्रोत कहते हैं कि इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये गलती तो मैंने भी बहुत देखी है। डिड के साथ V2 लगा देते हैं कई बार। ओके, अच्छा, अब टेंसेस की बात हो ही रही है तो स्रोत हमें तीसरे नियम पर ले चलते हैं। ये जुड़ा है परफेक्ट टेंसेस से। इसमें हैव, हैज, हैड और यहां तक कि हैविंग का भी जिक्र है। परफेक्ट टेंसेस। तो इन टेंसेस के लिए स्रोत एक सीधा सा नियम बताते हैं कि जब भी वाक्य में हैज, हैव, हैड या हैविंग सहायक क्रिया के रूप में आए, तो उनके बाद मेन वर्ब का कौन सा रूप आएगा? तीसरा रूप V3, पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं। बिल्कुल, तीसरा रूप V3, पास्ट पार्टिसिपल। ये पक्का नियम है और इनके इस्तेमाल में फर्क भी स्रोत ने साफ किया है। जैसे हैज आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उदाहरण है शी हैज ईटन, उसने खा लिया है। यहां ईटन, ईट का V3 है। हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हां, आई और यू के साथ भी हैवी लगता है। जैसे दे हैव फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने काम खत्म कर लिया है। हाँ। और हैड वो है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए।
और ये भी डिड की तरह आसान है, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड ही लगता है। स्रोत का उदाहरण था दे हैड फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने काम समाप्त कर लिया था। यहाँ फिनिश्ड, फिनिश का V3 है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें, जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं, तो परफेक्ट टेंसेस असल में हमें बताते हैं कि कोई काम किसी खास समय तक पूरा हो चुका है या हो चुका था। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि काम हुआ, बल्कि उसके पूरा होने पर जोर देते हैं। और इनकी पहचान ही यही है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड और उसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। ये जोड़ी फिक्स है, इसे बदलने की कोशिश मतलब गड़बड़। ये जानने से वाक्यों का सही मतलब पकड़ने में बहुत मदद मिलती है। सही कहा, ये V3 वाली बात बिल्कुल पक्की है इनके साथ। अच्छा, अब चौथे नियम पर आते हैं। स्रोत इसे पास्ट सिंपल टेंस के लिए बताते हैं। ये टेंस भूतकाल में हुई किसी आम घटना या काम को बताने के लिए यूज होता है। और स्रोत कहते हैं इसकी बनावट बहुत सीधी है, बस सब्जेक्ट के बाद क्रिया का दूसरा रूप लगा दो, V2 सेकंड फॉर्म। हाँ, V2। जैसे उदाहरण दिए हैं, ही वॉक टू स्कूल, वो स्कूल पैदल गया। यहां वॉकड वॉक का V2 है। या फिर दे सॉ अ मूवी, उन्होंने एक फिल्म देखी। यहां सॉ सी का V2 है ना? बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है, और शायद इसीलिए स्रोत इसे अलग से बता रहे हैं, कि पास सिंपल V2 और पास परफेक्ट हैड प्लस V3 में फर्क क्या है। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। देखिए, पास सिंपल V2 बस इतना बताता है कि कोई काम पास्ट में हुआ, एक घटना, जैसे दे सॉ मूवी, फिल्म देखी, बस। लेकिन पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 ये बताता है कि कोई काम पास्ट में किसी दूसरे काम के होने से पहले ही हो गया था या किसी तय समय से पहले खत्म हो गया था। जैसे दे हैड सीन द मूवी बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले ही वो फिल्म देख चुके थे। तो V2 सीधी अकेले पास की घटनाओं के लिए है, जबकि V3 हैड के साथ अक्सर घटनाओं के क्रम को दिखाता है, कौन सी पहले हुई। अच्छा, हाँ, ये फर्क समझना तो वाकई बहुत जरूरी है, खासकर जब हम कोई कहानी बता रहे हो या घटनाओं का सीक्वेंस बता रहे हो। बिल्कुल। अच्छा जी, अब एक ऐसी क्रिया पे आते हैं जिस पे स्रोत कहते हैं कि भाई जरा खास ध्यान देना, वो है गेट। नियम नंबर 5 इसी के बारे में है। मुझे याद है ये क्रिया थोड़ी मुश्किल लगती थी हमेशा, क्योंकि इसके मतलब बहुत सारे निकलते हैं। देखते हैं स्रोत इसके इस्तेमाल के क्या खास पैटर्न बताते हैं। हाँ, गेट के कई रंग हैं। स्रोत इसके 2 मुख्य पैटर्न बताते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि गेट के बाद आ क्या रहा है, कोई चीज, थिंग, या कोई इंसान, पर्सन। पहला पैटर्न है गेट प्लस वस्तु, थिंग। स्रोत कहते हैं कि इस केस में अक्सर क्रिया का तीसरा रूप V3 आता है, और इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट ने किसी और से वो काम करवाया या बस वो काम हो गया। उदाहरण है, आई गॉट द डोर लॉक्ड, मैंने दरवाजा बंद करवा लिया। यहाँ डोर वस्तु है और उसके बाद क्रिया लॉक्ड V3 आई। मतलब काम करवाया। हाँ, और दूसरा पैटर्न गेट प्लस व्यक्ति, पर्सन। स्रोत के मुताबिक जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं या उसे कुछ करने के लिए मनाते हैं, तो स्ट्रक्चर होता है गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस क्रिया का मूल रूप V1। उदाहरण दिया है, आई गॉट हिम टू सिंग, मैंने उसे गाने के लिए राजी किया या उससे गवाया। यहाँ हिम व्यक्ति है और उसके बाद टू सिंग 2 प्लस V1 आया है। ये दिखाता है कि गेट कितनी फ्लेक्सिबल क्रिया है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है कि वो वस्तु है या व्यक्ति, वही तय कर रहा है कि आगे क्रिया का रूप क्या होगा, V3 या 2 प्लस V1, और वाक्य का मतलब क्या निकलेगा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन दोनों पैटर्न को मिलाना नहीं है। जैसे आई गॉट हिम सिंग कहना बिना टू के गलत होगा, या आई गॉट द डोर टू लॉक कहना भी ठीक नहीं। ये छोटा सा फर्क है, पर मतलब और ग्रामर दोनों के लिए बहुत जरूरी है। वाकई ये तो ध्यान देने वाली बात है कि गेट के बाद क्या आ रहा है। अच्छा, अब चलते हैं नियम नंबर 6 पर। यह है अंग्रेजी की सबसे जरूरी और शायद सबसे ज्यादा रूप बदलने वाली क्रिया के बारे में, बी। स्रोत इसके 8 रूप बताते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। बाप रे। हाँ, ये क्रिया तो हर जगह है। बिल्कुल, और ये रूप बदलते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, और बात प्रेजेंट की है या पास्ट की, उस हिसाब से। स्रोत कुछ आम उदाहरण देते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में शी इज हैप्पी, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई एम रेडी, एम सिर्फ आई के साथ। दे आर हियर, आर
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और पास्ट टेंस में ही वॉज लेट, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वी वर टायर्ड, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और स्रोत इसके दूसरे रूपों का भी जिक्र करते हैं, जैसे बीन, जो अक्सर परफेक्ट टेंसेस में आता है, हैव हैड के बाद V3 की तरह, या पैसिव वॉइस में, जैसे शी हैज बीन प्रेज्ड, उसकी तारीफ की गई है। और बीइंग, जो क्रिया का ING रूप है, जैसे वाक्य के शुरू में आ सकता है, बीइंग ऑनेस्ट इज इंपॉर्टेंट, ईमानदार होना जरूरी है। देखिए, बी क्रिया को स्रोत एक तरह से अंग्रेजी ग्रामर की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। ये सिर्फ किसी की अवस्था या होने को ही नहीं बताती, जैसे ही इज अ डॉक्टर, बल्कि कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने में, जैसे शी इज सिंगिंग, और पैसिव वॉइस बनाने में, जैसे द लेटर वाज रिटन, एक बहुत जरूरी सहायक क्रिया का काम करती है। इसलिए सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से इसका सही रूप चुनना मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें गलती हुई तो वाक्य का पूरा मतलब या स्ट्रक्चर ही बिगड़ सकता है। बिल्कुल, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं 7वें नियम पर। स्रोत इसे मॉडल वर्ब्स के साथ क्रिया के सही रूप के इस्तेमाल पर फोकस करते हैं। मॉडल वर्ब्स यानी वो शब्द जैसे कैन, कुड, मे, माइड, शुड, मस्ट, विल, वुड वगैरह, जो संभावना, योग्यता, इजाजत, सलाह या जरूरत जैसी चीजें बताते हैं। हाँ, ये मॉडल्स भी बड़े काम के हैं। तो स्रोत इनके साथ क्रिया के इस्तेमाल के 2 मुख्य नियम बताते हैं, और ये इस पर निर्भर करता है कि वाक्य एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। एक्टिव मतलब जहां सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, पैसिव मतलब जहां सब्जेक्ट पर काम हो रहा है। सही। तो पहला नियम एक्टिव वॉइस के लिए, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा हमेशा क्रिया का मूल रूप V1 ही आएगा, कोई बदलाव नहीं। स्रोत का उदाहरण है शी कैन स्विम, वो तैर सकती है। यहां कैन मॉडल है और स्विम क्रिया का पहला रूप V1। दूसरा नियम पैसिव वॉइस के लिए, स्रोत बताते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर होती है मॉडल प्लस B प्लस क्रिया का तीसरा रूप V3। उदाहरण है द वर्क मस्ट बी डन, काम जरूर किया जाना चाहिए। यहां मस्ट मॉडल है, उसके बाद B लगा है और फिर डन जो डू का V3 है। एक्टिव वॉइस में मॉडल्स के बाद हमेशा V1 ही आएगा। ये बात तो स्रोत एक सुनहरे नियम की तरह बताते हैं, मतलब इसमें कोई शक या बदलाव की गुंजाइश है ही नहीं। शी कैन स्विम्स या ही शुड वेंट जैसा कुछ नहीं होता। ये एकदम पक्का नियम है। और पैसिव वॉइस में B प्लस V3 का जुड़ना भी लॉजिकल है, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमें अक्सर B क्रिया और V3 की जरूरत पड़ती ही है। मॉडल्स के साथ भी बस वही पैटर्न फॉलो होता है। हाँ, ये नियम तो काफी सीधा और साफ है, याद रखने में आसान। और अब हम पहुंचते हैं स्रोतों के बताए आखिरी यानी 8वें नियम पर। ये पू के इस्तेमाल से जुड़ा है। टू भी अंग्रेजी में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन स्रोत कहते हैं कि इसके बाद आने वाली क्रिया का रूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये भी एक ट्रिकी पॉइंट हो सकता है। हाँ, तो सामान्य तौर पर और सबसे ज्यादा बार टू के बाद क्रिया का मूल रूप आता है V1। इसे इन्फिनिटिव कहते हैं, मतलब क्रिया का नॉर्मल बिना बदलावा रूप। स्रोत उदाहरण देते हैं I want to eat, मैं खाना चाहता हूं। यहां want के बाद to eat V1 आया है। ये तो कॉमन है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत कुछ खास हालात का भी जिक्र करते हैं जहां ऐसा नहीं होता। पहला, पैसिव स्ट्रक्चर में टू के बाद B प्लस V3 आ सकता है, जैसे he needs to be informed, उसे सूचित किए जाने की जरूरत है। यहां टू के बाद inform V1 नहीं आया, बल्कि be informed B प्लस V3 आया है, पैसिव है इसलिए। अच्छा, पैसिव में ठीक है। या मुहावरों के साथ होता है, वहां टू इन्फिनिटिव मार्कर की तरह काम नहीं करता, बल्कि एक प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, संबंध सूचक, जो किसी दिशा या रिश्ते को दिखाता है। ऐसे मामलों में टू के बाद क्रिया का मूल रूप V1 नहीं आता, बल्कि उसका ING रूप आता है, जिसे जिरंड कहते हैं। स्रोत का उदाहरण है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। यहां लुक फॉरवर्ड टू एक पूरा फ्रेज है जिसमें टू प्रेपोजिशन है, इसलिए मीट V1 नहीं बल्कि मीटिंग ING फॉर्म आया है। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि पता कैसे चलेगा कि कब टू के बाद V1 लगाना है और कब ING फॉर्म। स्रोत इशारा करते हैं कि इसका जवाब कॉन्टेक्स्ट पर और उस खास क्रिया या फ्रेज पर निर्भर करता है जिसके साथ टू आ रहा है। कुछ आम फ्रेज जहां टू प्रेपोजिशन होता है और ING लगता है, उनमें है लुक फॉरवर्ड टू,
बी accustomed टू, ऑब्जेक्ट टू, बी यूज्ड टू वगैरह। जबकि want टू, need टू, try टू, hope टू जैसी क्रियाओं के बाद टू इन्फिनेटिव मार्कर होता है और V1 आता है। ये पैटर्न धीरे धीरे प्रैक्टिस से और साफ होते जाते हैं, पर स्रोत कहते हैं कि इस फर्क को जानना बहुत जरूरी है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? हमने आज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और उससे जुड़े क्रिया के सही रूपों के 8 अहम नियमों पर बात की, जैसा कि हमारे स्रोतों ने उन्हें पेश किया है। हमने देखा कि कैसे सब्जेक्ट का नंबर एकवचन बहुवचन वर्ब को बदलता है, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स डू डज डिड हैज हैव हैड बी मोडल्स मुख्य क्रिया के रूप को तय करते हैं, और कैसे गेट और टू जैसे शब्दों के इस्तेमाल में भी अपने खास नियम हैं। लक्ष्य तो यही है कि इन नियमों की समझ जो इन स्रोतों से मिली है उसे इस्तेमाल करके अंग्रेजी में हमारी बात और ज्यादा साफ, सटीक और ग्रामर के लिहाज से सही हो सके। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत भी कहीं ना कहीं इशारा करते हैं, इन नियमों को जानना सिर्फ ग्रामर की परीक्षा पास करने या सही अंग्रेजी लिखने बोलने का मामला नहीं है। ये असल में अपने विचारों को, अपने आइडियाज को बिना किसी कंफ्यूजन के ठीक वैसे ही दूसरों तक पहुंचाने का तरीका है जैसा हम चाहते हैं। जब सब्जेक्ट और वर्ब में सही तालमेल होता है तो वाक्य पानी की तरह बहता है और पढ़ने या सुनने वाले को आसानी से समझ आता है। ये अच्छे कम्युनिकेशन की बुनियाद है। और अब जब ये नियम हमारे सामने हैं तो एक सोचने वाली बात जो शायद स्रोत भी हमें सोचने के लिए छोड़ते हैं, वो ये है, इन सब नियमों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने लिखने या बोलने को सुधारने के लिए सबसे पहले किस नियम या पहलू पर ध्यान देना चाहेगा? शायद उस पर जिसमें उसे सबसे ज्यादा मुश्किल लगती हो, है ना? बहुत ही अच्छा और काम का विचार है ये। इसी के साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर स्रोतों पर आधारित हमारी आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है ये जानकारी सबके लिए उपयोगी रही होगी।